तो अब 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त हो चला है खबरों के सेंसेक्स का, जिसमें आपको बताएंगे खबरों की कौन सी खबर है जो दिन भर चर्चा में रहेगी। उस हर खबर की हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद होगी देश भर से हमारे रिपोर्टर्स की एक टीम, जो कि आपको अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से आपको हर एक खबर बताएगी, उस खबर के पीछे की वजह बताएगी और उस खबर के अंदर की जानकारी आपको बताएगी। लेकिन सबसे पहले नैना, पहली खबर कहां से? सबसे पहले जान लेते हैं अरुणिल से। आज अरुणिल के पास में क्या खबर है? अरुणिल, तो आपके लिहाज से आज की कौन सी खबरों के सेंसेक्स में ऊपर रह सकती है? कल रात एक ड्रामेटिक इवेंट्स अनफोल्ड हुए थे रायगढ़ कोर्ट के बाहर, जहां पे शिवसेना का कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों आए थे आमने सामने भी, बट नारायण राणे जी को जो बेल मिली वो देर रात मिली और उसके बाद नारायण राणे मुंबई की ओर रवाना हो गए। आज हमें पता चल रहा है कि उनकी टीम आज बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रोच करेगी। जो एफआईआर, सीरीज ऑफ एफआईआर नारायण राणे के अगेंस्ट जो दर्ज हुई है, उनको खारिज करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को अप्रोच किया जाएगा। और उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये सब एफआईआर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनफैक्ट नारायण राणे के काउंसिल ने भी कल कोर्ट में यही बताया कि जो चार्जेस उनके अगेंस्ट लगे गए हैं वो चार्जेस बेलेबल है और ये सब एफआईआर जो दर्ज किए गए वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एफआईआर दर्ज किए गए। कल जो पूरे महाराष्ट्र में जो नजारा देखने को मिला, जो शिवसैनिक रास्ते पे आके हर एक सिटी, हर एक टाउन में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। इनफैक्ट नारायण राणे के सपोर्टर्स भी कोंकण और मुंबई में पर्टिकुलरली उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे। क्या आज भी शिवसैनिक रास्ते पे उतरते हैं? इस पे हमारी कड़ी अरुणिल, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जरा ये भी बताइए कि कल की जो तस्वीर थी, एक जब गिरफ्तारी हुई, बेल मिली, वो अलग तरह का घटनाक्रम देखने को मिला, लेकिन क्या ये विवाद समाप्त तो हो चुका है? क्योंकि आप कोर्ट का तो रुख करेंगे, लेकिन आज क्या तैयारी है, किस तरह की हलचल हो सकती है? क्या ये विवाद समाप्त हो चुका है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न उभरता है, बिकॉज ये ऐसा लगता है कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब था बहुत अरसे से। नारायण राणे जो एक अंडरस्टडी थे लेट बाला साहेब ठाकरे के, जो शिवसेना में अपने आप को ग्रो किए और इतना ग्रो किए कि वो सीएम बन गए थे। पर जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एंट्री हुई और तभी उनका ग्रोथ हुआ, तभी नारायण राणे जी को धीरे धीरे साइडलाइन किया गया था, उनका एक्सपल्शन हो गया था पार्टी से। और तभी से ही ये कोल्ड वॉर जो है उद्धव ठाकरे और नारायण राणे के फैमिली के बीच हमेशा से चलते आ रहा है। और जब बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु, उसके बाद नारायण राणे की तरफ से भी अटैक्स बहुत कड़वे हो गए थे उद्धव ठाकरे जी की तरफ। तो ये जो अटैक्स है, ये जो फ्रिक्शन है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। और अभी जो नारायण राणे ने कंट्रोवर्शियल रिमार्क किया, वो ऐसा लगता है कि वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था जो फटने के लिए रेडी था। और उसके बाद जो शिवसैनिक्स ने एंगर दिखाया, वो पूरे महाराष्ट्र में रास्ते पे उतरे, उन्होंने बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया। नारायण राणे के सपोर्टर्स ने भी बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया। ये तो है कि ये खबर आज पूरे दिन छाई रहेगी, ये तो कहा जा सकता है। रंजीता भी हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। रंजीता, तो आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि आज छाई रहेगी? देखिए, राजनीतिक तौर पर ये बड़ी खबर है, पंजाब से ये ताल्लुक रखता है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और ये कह दिया गया सोनिया गांधी की तरफ से कि सरकार चलाने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह का रहेगा और संगठन चलाने की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू के पास रहेगी। लेकिन जहां ये दोनों थे, आपस में तालमेल बनाने की बात कही जा रही थी, वो तालमेल दिखता नहीं रहा है। जिस तरह से लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर्स जो है वो उल जलूल बयान दे रहे हैं और उसके बाद अब एक कदम आगे पॉलिटिक्स बढ़ गई है पंजाब में 15 से 20 विधायक, जिसमें तृप्त राजेंद्र बाजवा जो कैबिनेट मंत्री है पंजाब सरकार में, उनके आवास में कल चंडीगढ़ में बैठक होती है और 15 से 20 विधायक इस बैठक में पहुंचते हैं और वहां कैप्टन हटाओ कांग्रेस बचाओ मुहिम के तहत सभी का हस्ताक्षर करवाया जाता है और अब इस मुहिम को दिल्ली तक ले जाने की
तैयारी है। एक कमेटी बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी, जिसको हेड तृप्त राजेंद्र बाजवा कर रहे हैं और वो दिल्ली पहुंचेंगे। हरीश रावत से मुलाकात की बात कही जा रही है कि देहरादून जाकर हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। इन सारी जो घटनाक्रम है, इससे एक बात तो साफ हो गया है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जो लड़ाई थी वो अभी खत्म नहीं हो रही और आने वाले समय में कैप्टन की अभी तक कांग्रेस आलाकमान इस परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाल रहा था, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या कभी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या ये खींचतान ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, जिस तरह से कैप्टन और सिद्धू के बीच दूरियां हैं और जिस तरह की चीजें लगातार हो रही है, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू केंद्रीय जो उनके मंत्री हैं, पंजाब सरकार के मंत्रियों को कहते हैं कि वो पीसीसी आए और वहां बैठे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें, वही दूसरी तरफ किसान को लेकर सरकार पर, अपनी ही सरकार पर सवाल या निशान उठाते हैं। कल कैप्टन ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की जिसमें गन्ना किसानों को एक समर्थन मूल्य जो दिया गया वो देश भर में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी या विपक्षी पार्टियां नहीं, कांग्रेस आपस में लड़ती हुई दिख रही है और ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। नेतृत्व को ये देखना क्या होगा, पंजाब के अंदर सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको राजनीति से, पंजाब की पॉलिटिक्स से खास तौर पर विदा करने की तैयारी है क्या? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब कांग्रेस आलाकमान को तलाशना होगा। हमारी सहयोगी हर्षा हमारे साथ बनी हुई दिल्ली से। हर्षा, खबरों के सेंसेक्स में आपके पास क्या अहम खबर? देखिए अनंत, मैं आपको बताऊं कि खबरों के सेंसेक्स में दिल्ली में आज जो सबसे बड़ी खबर है टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग को लेकर के। टाइम्स नाउ नवभारत ने स्टिंग किया था जिसमें तमाम बातें सामने आई थी, किस तरह से मौलाना धर्म परिवर्तन कराते हैं, किस तरह से धर्मांतरण के नाम पर लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी अपडेट है कि MOS होम गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने हमसे स्टिंग की CD मांगी है, स्टिंग की क्लिप्स मांगी है और कहा है कि आपके द्वारा जो स्टिंग किया गया है उसको हम बैठक करके उस स्टिंग पर आगे दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है। उस तरह के कितने सारे मौलाना हैं जो यूपी में, दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं और लोगों को गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसको लेके हम कमेटी बनाएंगे, बैठक करेंगे और आगे संज्ञान लिया जाएगा। यानी कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान सीधे गृह मंत्रालय ने लिया है। ये टाइम्स ऑफ भारत की जीत है कि हमने सच दिखाया, हमने खुलासे किए और अब उस पर कमेटी बैठेगी, दिल्ली पुलिस से लेकर के तमाम SIT गठित की जाएगी अलग अलग राज्यों में भी। बिल्कुल हर्षा, लेकिन मुझे हर्षा ये भी बताइए कि अब इस मामले को लेकर के एक SIT जो गठित की गई थी हरियाणा के अंदर, क्या उस बारे में कोई अपडेट हमारे पास है अभी? देखिए, हरियाणा में जो SIT गठित की है वो अबू बकर को उस तमाम लोकेशंस पे लेकर के जा रही है जहाँ पे एक एक करके अलग अलग मस्जिदों के मौलाना है, जैसे मौलाना इकरार है और मौलाना कलीम सिद्दीकी है, इन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। नू पुलिस के साथ मिलकर के SIT टीम लगातार उन जगहों पर जा रही है जहाँ धर्म परिवर्तन किए गए, उन गाँव में धर्म परिवर्तन किए गए। अब हाल फिलहाल में जो रिसेंट अपडेट आ सकती है एक आध दिन में, क्योंकि गृह मंत्रालय संभवतः बैठक करेगा हमारी क्लिप्स मिलने के बाद, तो यूपी में SIT गठित हो सकती है। उसके बाद जो दूसरी SIT गठित होगी वो राजस्थान में हो सकती है, क्योंकि ये 3 सबसे बड़ी जगह हैं जहां पे अबू बकर के मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन किया, ब्रेन वॉश किया है और यूपी सरकार पहले से ही धर्म परिवर्तन को लेकर के अटक है। तमाम मौलानाओं की गिरफ्तारी पहले भी हुई है जब उमर गौतम हत्या लगातार चल रहा है, जिसका खुलासा हमने किया। बने रहिए हर्षा हमारे साथ। प्रदीप दत्ता इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रदीप, आज की सबसे बड़ी खबर क्या रहने वाली है? देखिए, अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो G7 की जो मीटिंग हुई है तालिबान को लेकर वो बहुत बड़ी खबर है। इस मीटिंग में 2-3 चीजों पे खास करके चर्चा हुई है। पहली चर्चा ये रही है कि जो उनके नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं किस तरीके से उनको इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो उनके अंतर्राष्ट्रीय जो ममालिक है, जो मुल्क है, वो चाहते थे कि जो अगस्त 31 की डेडलाइन है, जो समय सीमा है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उसने उस पर माना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि 31 अगस्त तक जितने भी नागरिक हम निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें निकालने होंगे। उसकी वजह यह है कि पेंटागन की तरफ से उन्हें खास तौर पे कहा गया है कि जितना आप डिले करेंगे उतना ही आपको खतरा आपको मंडराता रहेगा, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे आईएसआईएस और अलकायदा तालिबान के अलावा जो उनको टारगेट कर सकते हैं। दूसरी ओर तालिबान ने भी कह दिया कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है आप बढ़ा नहीं सकते। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो एक धमकी जो दी गई है तालिबान को, मतलब तालिबान से कहा गया कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा है कि हम उनको उनके कार्य और कर्मों से आंकेंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है
तभी जो ममालिक है, जितने भी मुल्क हैं, वो इस समय वेट और वॉच की मोड में है। वो चाहते हैं कि देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि रोजमर्रा खबरें ऐसी आ रही हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है कैसे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि जुल्म और सितम की कई कहानियां आ रही हैं, कैसे औरतों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। कल अफगानिस्तान की जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बच्चों की तस्वीरें डाली थी, जो किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को तालिबान के लोग मार रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी तक तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो तो ये बताने की, जतलाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर में कि वो बदल चुके हैं, वो मॉडरेट तालिबान हैं, वो चाहते हैं गुड गवर्नेंस। लेकिन बंदूक की धार से कभी भी गुड गवर्नेंस नहीं होती। अगर आप बंदूक से काम लेंगे तो गुड गवर्नेंस कहां होगी, तो वो आतंकवादी होता है। यही एक वजह है कि अभी सभी मुल्क सोच रहे हैं कि कैसे तालिबान से निपटा जाए। ये चीजों पे चर्चा हुई क्योंकि कुछ मुल्क चाहते हैं कि तालिबान पे सैंक्शन लगा दिया जाए। ऑलरेडी हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने एक आज जारी किया बयान जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी हम डेवलपमेंट के कार्य जो अफगानिस्तान में कर रहे थे वो हम सस्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक एक पैसा, जो एक एक पाई इस समय लगेगी अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं होगी, उनके डेवलपमेंट के लिए नहीं होगी, बल्कि वो तालिबान को स्ट्रॉन्ग करेगी। और तालिबान को स्ट्रॉन्ग करना मतलब है कि पूरे विश्व भर में आतंकवाद को फैलाना। क्योंकि पहले भी देखा गया है कि 30 साल पहले जब तालिबान वहां थे तो क्या हुआ था, किस तरीके से अफगानिस्तान एक आतंकवाद का अड्डा बन गया था। और आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक तरफ से पाकिस्तान के देखा है हमने, रैली हुई है, लश्कर और जैश के लोग जो वहां पे लड़ाकू थे वापस आए हैं, होम कमिंग उनकी एक बहुत बड़ी रैली हुई। इससे ये पता चलता है आईसिस, अलकायदा, टीटीपी, हकानी नेटवर्क, सभी जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा, सभी आतंकवादी इस समय अफगानिस्तान में है। तो इसलिए जो ये आतंक अड्डा बनता जा रहा है, ये विश्व के लिए पूरा परेशानी का सबब है। और ये G7 में इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई और इसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी जो 45 मिनट का फोन कॉल जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करी, उसमें भी इसके बारे में डिस्कस हुआ है। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुल्क हैं किस तरीके से फैसला लेते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा अभी उनके पास रहेगा कि कैसे इवैक्यूएट और रेस्क्यू किया जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि लगातार उनके लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। विस्तार से आपने बताया कि G7 बैठक में क्या क्या चर्चा हुई, कैसे निकाला जाए लोगों को, और उसके बाद तालिबान के काम को आंकेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या उसको समर्थन देना है या फिर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और रविकांत का रुख करते हैं। रविकांत, आपके पास कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि बड़ी रहेगी पूरे दिन भर आज? देखिए राजू, दिल्ली से आज बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। और कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA की बैठक होगी और इस बैठक में डिसइन्वेस्टमेंट पर चर्चा हो सकती है। आपको पता है कि वित्त मंत्री ने 2 दिन पहले ही इस बात की जानकारी दी कि 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट लेकर सरकार चल रही है। ऐसे में वो कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे है, सरकार कुछ प्रॉपर्टी को लीज पर देने जा रही है, कुछ को डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है और ऐसा करके सरकार 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने जा रही है। इन्हीं बातों को लेकर आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में इस बात पर चर्चा होगी। उसके ठीक बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो आज की बैठक का जो एजेंडा है, जो रिटन एजेंडा होता है कैबिनेट का, वो अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन सोर्स ये बता रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि विपक्ष इस मामले पर अभी से हमलावर है। आपके पास हम आएंगे अगली खबर का रुख करते हैं। बिल्कुल, और अगली खबर जो है वो राकेश से जान लेते हैं। राकेश, आज आपके लिहाज से ऐसी कौन सी खबर है जो खबरों के सेंसेक्स में महत्वपूर्ण रह सकती है दिन भर? देखिए, आज राज कुंद्रा के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। राज कुंद्रा की एक एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले 25 अगस्त तक के लिए जो उन्हें प्रोटेक्शन दिया था गिरफ्तारी से। मैं आपको बता दूं कि 2 अलग अलग मामले हैं, जिसमें से एक मामले में वो पहले ही न्यायिक हिरासत में है, जबकि दूसरा जो मामला ये साल 2020 का है, जिसे महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रजिस्टर किया था। इसमें एक्टर शर्लिन चोपड़ा और बाकी कई लोग इसमें आरोपी थे। इसमें जो है राज कुंद्रा की एक सहयोगी भी इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुकी हैं, जो अब जमानत पर बाहर हैं। तो ऐसे में क्या राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ेंगी या उन्हें कम से कम इस दूसरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत मिलेगा या नहीं मिलेगी, इस पर निगाहें टिकी होंगी और ये जानना आज बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई में अहम रहेगा। बिल्कुल, तो ये अहम मुद्दा तो है, लेकिन क्या लगता है राकेश, किस तरह से क्या अभी आज भी राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर थोड़ी राहत की उम्मीद नजर आती है?
इससे पहले जो है राज कुंद्रा को कुछ राहत जरूर मिली थी जब उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया था 25 अगस्त तक के लिए। तो ऐसे में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो है अदालत अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि चूंकि मामला 2020 का, ऐसे में कुछ शर्तों के साथ राज कुंद्रा को कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अदालत के फैसले आने से पहले इस पर कोई भी टिप्पणी करना शायद जल्दबाजी हो सकता है। तो कुछ ही घंटों बाद ये साफ हो जाएगा कि राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती हैं या बढ़ती हैं। पुलकित नागर भी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। पुलकित, आपके पास क्या खबर है आज? देखिए, आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो दिल्ली के स्कूलों को लेकर कमेटी बनाई थी, वो दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और ये दिल्ली के बच्चों से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर होगी। उसकी वजह यह है कि क्या दिल्ली में स्कूल खुलेंगे या नहीं, ये रिपोर्ट इस बात को लेकर होगी। और अगर स्कूल खुलेंगे तो एसओपीज क्या होंगी स्कूल खुलने को लेकर, कितनी क्लास के बच्चों को अलाउ किया जाएगा, नर्सरी और दूसरी क्लास के बच्चों को अलाउ किया जाएगा या नहीं, इन तमाम चीजों को इसमें जोड़ा जाएगा। आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार ने करीब 35,000 दिल्ली के लोगों से सुझाव लिए थे कि दिल्ली में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं। सूत्र बताते हैं कि उन सुझावों में ज्यादातर लोगों ने इस बात को माना कि दिल्ली में स्कूल खोले जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद में डीडीएमए ने एक कमेटी बनाई। आज वो कमेटी दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और ये दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ी खबर होने वाली है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए। रविकांत, खबरों के सेंसेक्स के लिए और क्या अहम खबर आपके पास? देखिए राजीव, आज दूसरी सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, क्योंकि आपको याद होगा कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2.0 योजना को प्रारंभ किया था। इसी बात को लेकर आज उत्तर प्रदेश में जो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो लखनऊ में इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और सरकार ने ये टारगेट रखा है कि लगभग 20 लाख नए कनेक्शन फ्री में महिलाओं को दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टी और सरकार की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि जितने भी जनहित की योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द इन स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसी सिलसिले में आज जितने लाभार्थी हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करने वाले हैं। और जिस तरीके से महिलाओं को दिक्कत होती थी खाना बनाने में, धुएं से उनको बीमारियां होती थी, उससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने ये महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई थी, जिसको हम उज्ज्वला के नाम से जानते हैं। उसके दूसरे चरण का आगाज आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से करने जा रहे हैं। इसमें विस्तार के लिए क्या कुछ और किया जा सकता है, क्योंकि उज्ज्वला 2.0 योजना एक ऐसी योजना है जो गांव-गांव तक पहुंच रही है, जो शहरों तक पहुंच रही है और बहुत सी महिलाओं को बहुत आगे तक ले भी जा रही है। तो उसका विस्तार के लिए आगे की क्या रणनीति, यहाँ पर मास्टर प्लान कुछ बनाया गया है सरकार की तरफ से? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से इसमें नई कैटेगरी ऐड की गई है, क्योंकि पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को ही सिर्फ इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करते हुए और नई कैटेगरी ऐड की है। और सरकार का टारगेट है कि हर राज्य में उज्ज्वला योजना का जो मैक्सिमम लाभ है उन महिलाओं को मिले, उन वर्गों को मिले जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। 20 लाख नए कनेक्शन का टारगेट लेकर उत्तर प्रदेश चल रहा है और उसी सिलसिले में आज 2.0 उज्ज्वला का योगी आदित्यनाथ जो है वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 20 लाख नए कनेक्शन जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में दे दिए जाएंगे उन महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और नई कैटेगरी में जो अमेंडमेंट करके सरकार ने बदलाव किया है उन लोगों को भी जरूरतमंद महिलाओं तक जल्द से जल्द ये लाभ पहुंच पाए इस योजना का। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम पुलकित का रुख करेंगे। पुलकित, आज की सबसे बड़ी खबर क्या रहने वाली है? देखिए, दिल्ली में से दूसरी बड़ी खबर ये रहने वाली है कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे आज आने वाले हैं और मुझे लगता है कि करीब 12-1 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि किसे इसमें जीत मिली है। ये इस लिहाज से बड़ी खबर है कि दिल्ली की कम से कम 40 से 45 सीटों पर सिख समुदाय निर्णायक भूमिका में रहता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी इस कमेटी का प्रभाव होता है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब की राजनीति के लिए इन चुनावों के नतीजे बहुत अहम होने वाले हैं। 3 लाख इसमें वोटर हैं और जिन जिन लोगों की साख दांव पे लगी हुई है इसमें मनजीत सिंह सिरसा, मनजीत सिंह जीके और सन्ना बंधु इसमें चुनावी मैदान में हैं।
3 लाख लोगों ने इसके लिए वोट किया है और करीब 1 बजे तक इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर किसे इसमें जीत मिली है। सिख समुदाय हमेशा से चर्चा में रहा है, दिल्ली में बहुत प्रभाव इनका रहता है, यही वजह है कि आज के चुनावों के ये नतीजे अहम दिल्ली के लिए माने जा रहे हैं। जी पुलकित, लेकिन कमेटी के मेंबर्स का चुनाव किस बेसिस पर, किस आधार पर किया जाएगा? देखिए, इसमें वोटिंग के आधार पर होगा। सबसे पहले चुना जाएगा कि कौन अध्यक्ष होगा। इसके लिए 3 लाख लोगों ने अपना वोट डाला है। हर साल ये जो चुनाव है ये अलग तरीके से, मतलब पूरी दिल्ली में किस तरीके से सिख समुदाय का प्रबंधन होगा, उससे लेकर गुरुद्वारों का प्रबंधन होगा, उससे लेकर ये चुनाव होता है। और इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा होती है कि पूरा जो सिख समुदाय है वो इसमें अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ पुलकित, बड़ी खबर आपने दी है, नतीजे क्या रहेंगे और इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। तो गुरुद्वारा सिख प्रबंधन में आज रिजल्ट जारी होने वाले। पुलकित, क्या टाइमिंग स्पष्ट है कि कितने बजे ये नतीजे सबके सामने आ जाएंगे? देखिए, इस समय काउंटिंग चल रही है, थोड़ी देर बाद रुझान और उसके बाद में करीब 1 से 2 बजे तक नतीजे बिल्कुल साफ हो जाएंगे कि आखिर किसे इन चुनावों में जीत मिली है। और दिल्ली के जो 3 लाख वोटर हैं जिन्होंने इसमें अपना वोट डाला है, उन्होंने किसे इस कमेटी के लिए प्रभावी माना और किसे इस कमेटी के लिए चुना। तो थोड़ा इंतजार है, उसके बाद में करीब 1 बजे तक पूरी तरीके से पिक्चर साफ हो जाएगी। बिल्कुल पुलकित, बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सहयोगियों को हम तक जुड़ने के लिए, खबरों की पूरी जानकारी और एक एक खबर देश भर से अलग अलग हिस्सों से हम तक पहुंचाने के लिए। अब वक्त हो चला है दर्शकों को बताने का कि खबरों के सेंसेक्स का मीटर क्या कहता है। क्या आपको क्या खबरों के सेंसेक्स मीटर के हिसाब से रहा है कि कौन सी खबर ऊपर रहने वाली है, कौन सी खबर पर कम चर्चा होगी, किस खबर पर ज्यादा चर्चा होगी? मंशू, ये तमाम चीजें ग्राफ में सामने हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर देखा जाए तो ये ओल्ड रैंक थी जिसपे महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस राणी विवाद चल रहा है। पंजाब कांग्रेस में जो बगावत है, गिरफ्त में अबू बकर और कुंद्रा मामले में जो आज सुनवाई होगी और कैबिनेट की बैठक की 5 खबरें। अब ये न्यू रैंक देख लीजिए, सामने न्यू रैंक और सबसे बड़ी खबर टाइम्स नाउ नव भारत की खबर, सबसे बड़ी खबर जिस पर आज पूरे दिन हलचल रहने वाली है वो है अबू बकर। बिल्कुल, गिरफ्त में अबू बकर है। वहीं दूसरी बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस की सियासत को लेकर है जिसमें बगावत तेज हो गई है। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर शिवसेना वर्सेस राणे आज भी अहम खबर में रहने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक, साथ ही साथ कुंद्रा मामले में जो सुनवाई है वो भी आज की टॉप 5 खबरों में शामिल रहने वाली है।